नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आज पूरे दिन में 10 बड़ी खबरों पर, जिन 10 बड़ी खबरों पर चर्चा हुई उस पर चर्चा करने का, उसको विस्तार से जानने का। सबसे पहली खबर की अगर बात कर लें तो मां गंगा की काशी में बेटे की हाजिरी, सबसे पहली खबर। दूसरी खबर की अगर हम बात कर लें तो पीएम मोदी का मिशन पटना, दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, पीएम मोदी का मिशन पटना। तीसरी बड़ी खबर, पीएम और अमित शाह का राहुल गांधी पर दोहरा हमला, और क्या कुछ हमला में कहा उन्होंने वो उस पर बात करेंगे। चौथे चरण के रन के लिए तैयार मध्य प्रदेश, और क्या कुछ तैयारी है इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं कैलाश की कांग्रेस को दो टूक, कैलाश विजयवर्गीय ने आखिर कांग्रेस को क्या कहा, किस तरह से हमला बोला, इस पर बात करेंगे। महामंडलेश्वर 420, महामंडलेश्वर मंदाकिनी पर भी चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। वहीं छत्तीसगढ़ में कैसी होगी कैबिनेट विस्तार की तस्वीर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजनीतिक दलों को अब सोशल मीडिया का सहारा है, इस पर भी बात करेंगे। वहीं 9वीं खबर आपको बताएं, सेमीफाइनल में पहुंचे शाहरुख के शहजादे यानी आईपीएल की भी बात कर लेंगे। और आखिरी में बात करेंगे मदर्स डे पर माताओं को खास संदेश, क्योंकि मदर्स डे है और इंटरनेशनल मदर्स डे पर माताओं को क्या कुछ खास संदेश दिया गया उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहली खबर से, और पहली खबर आपको बता दें, पीएम मोदी और बनारस, एक ऐसा रिश्ता जो कि एकदम अटूट है। पीएम मोदी पिछले 10 साल से एक बेटे की तरह बनारस की सेवा कर रहे हैं। अब पीएम मोदी सोमवार को बनारस में रोड शो करेंगे और 14 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्या है पीएम मोदी का पूरा प्लान, देखिए हमारी इस विस्तार रिपोर्ट में। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी और उनका बनारस प्रेम। पीएम कई बार कह चुके हैं कि वो बनारस आए नहीं हैं, उन्हें तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की धरती बनारस जाने वाले हैं। सोमवार यानी कि 13 मई को पीएम मोदी का बनारस में रोड शो होने वाला है। पीएम के इस रोड शो के लिए कैसी हैं तैयारियां और क्या है पूरा प्लान, ये जान लेते हैं। 13 मई शाम 5 बजे पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 5 किलोमीटर लंबा होगा पीएम मोदी का रोड शो। मालवीय प्रतिमा से लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम तक रोड शो होगा। 5000 किलो गुलाब के फूल और 10,000 किलो गेंदे के फूल से सज गई है पूरी काशी। 5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर होगी पुष्प वर्षा। 20 से ज्यादा जगहों पर लगी है फ्लावर मशीन। 13 मई को इस रोड शो के बाद पीएम का 14 मई को नामांकन भरा जाना है, जिसके लिए देश से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता अलग ही उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। अब 14 मई को पीएम मोदी क्या कुछ करने वाले हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सुबह 10:15 पर काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ पीएम मोदी बैठक भी करेंगे। सुबह 11:40 पर पीएम मोदी दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। दोपहर 12:15 बजे पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी की मां गंगा के सामने इस हाजिरी से एनडीए गठबंधन का जोश हाई हो गया है। बनारस से पीएम मोदी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन पीएम मोदी के रोड शो के जरिए बीजेपी विपक्ष को अपने शक्ति प्रदर्शन का एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो पीएम नामांकन दाखिल 14 मई को करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पूरे देश भर में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। और आज इसी कड़ी में पीएम मोदी ने पटना में रोड शो भी किया, जहां उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। और पीएम मोदी के इस रोड शो के मायने विस्तार से इस रिपोर्ट में समझते हैं। बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भव्य रोड शो किया। 2 किलोमीटर के इस रोड शो में भगवा रंग से सजी गाड़ी पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार और रविशंकर प्रसाद भी दिखाई दिए। ऐसा पहली बार हुआ जब पटना की सड़कों पर किसी प्रधानमंत्री ने
रोड शो किया हो, लिहाजा इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मानना है कि बिहार में एनडीए की गाड़ी सुस्त पड़ गई है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को पटना में रोड शो करना पड़ा है। रोड शो करें, एयर शो करें, लेकिन मोदी जी के 8-9 बार आ चुके हैं बिहार। एक बार भी बिहार के बारे में बताएं कि 5 साल का क्या विजन है उनका बिहार को लेकर के, बिहार को आगे कैसे बढ़ाएंगे 5 साल। 40 में से 39 सांसद दिए, 10 साल क्या किया बिहार के लिए? तो कुछ नहीं किया। तो यहाँ आ रहे हैं, कम से कम नौकरी के एजेंडे ने प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिया। दरअसल चौथे चरण में बिहार के 5 सीटों पर चुनाव होना है। बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा और मुंगेर। लेकिन पीएम मोदी लगभग 7 सीटों का समीकरण साधने के लिए अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच गए हैं। पटना साहिब और पाटलिपुत्र की सीट पर भी नरेंद्र मोदी के रोड शो का बहुत बड़ा सियासी प्रभाव पड़ने वाला है। पटना साहिब से जहां रविशंकर प्रसाद भाजपा का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं लालू की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के सामने मैदान में हैं। गौरतलब है कि लालू की मीसा को पिछले 2 चुनाव में लगातार शिकस्त झेलनी पड़ी है। ऐसे में इस बार पटना में मोदी ने रोड शो करके सियासी माहौल में गर्मी बढ़ा दी है। पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो फिलहाल भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पीएम के शहजादे वाले बयान के बाद भारतीय राजनीति ने और भी तुल पकड़ लिया है। अब इस पूरी लड़ाई में प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह भी कूद पड़े हैं और चौथे चरण के चुनाव से पहले शहजादे वर्सेस शहंशाह की लड़ाई जो है, इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। पूरी खबर समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शहजादे और शहंशाह, ये दोनों ही शब्द फिलहाल भारतीय राजनीति के हॉट टॉपिक बने हुए हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी को शहजादा बताकर उन पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी के इस शहजादे वाले बयान पर पीएम मोदी को देश का शहंशाह करार दे रही है। जहां पीएम मोदी ने बंगाल के हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं अमित शाह ने यूपी के रायबरेली से कांग्रेस के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। मुझे बताइए, ये शहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो। मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है। सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? पीएम मोदी और अमित शाह जब फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस की गेंदों पर जमकर छक्के जड़ रहे थे, तो इंडिया गठबंधन और उनके साथियों को तो उनके बचाव में आना ही था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इंडिया गठबंधन ने भी पीएम की बातों का जमकर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा है, वो खुद ही इस गड्ढे में गिरने वाली है। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था, उसी गड्ढे में गिर गए। उनका एक ही मोटिव है कि देश को किस तरीके से 2 हिस्सों में बांट दिया। बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों की तरफ से ही वार पलटवार का दौर जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को कौन सी पार्टी इन बयानों को नतीजों में तब्दील कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 13 मई को चौथे चरण के तहत मतदान होना है और ऐसे में पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। कहा किससे कितने दावेदार हुए, माफ कीजिएगा, कहा किसके कितने दौरे हुए और कांग्रेस ने मिशन 29 पर कितना ध्यान दिया, ये इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण का मतदान सोमवार 13 मई को है।
एमपी की बची 8 सीटों पर मतदान होना है। शनिवार शाम को प्रचार थम चुका है। इससे पहले दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने पूरा प्रदेश नापा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज्यादा 197 सभाएं की। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 130 सभाओं को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश में सक्रिय रहे। पीएम मोदी ने 7 दिन में सभा और रोड शो के जरिए सीधे तौर पर 10 लोकसभा सीटों को कवर किया। अमित शाह ने भी 10 जगहों पर पहुंचकर सभा और रोड शो किए। उन्होंने मध्य प्रदेश में 4 दिन प्रचार किया। जेपी नड्डा 4 दिन में 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 29 सीटों पर पहुंचे। उन्होंने 185 विधानसभा सीटों को कवर किया। पूर्व सीएम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा सड़क मार्ग से यात्राएं की। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगभग पूरा प्रदेश नापा। आम सभा, नुक्कड़ सभा, रैली, बैठक सब मिलाकर उनके 130 कार्यक्रम हुए। वहीं दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में मतदान के बाद 9 मई से 11 मई के बीच 4 कार्यकर्ता सम्मेलन, 5 नुक्कड़ सभाएं और 5 आम सभाएं की। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मध्य प्रदेश में मिशन 29 पर पूरा फोकस नजर नहीं आया, जिसमें राहुल गांधी ने 3 दिन में सिवनी, शहडोल, भिंड, जोबाट, सेगांव में सभा की। वहीं प्रियंका गांधी मात्र 1 दिन में 2 सभाएं ही कर सकी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मात्र 1 सभा की। दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी रणनीति का सहारा लिया। पार्टी लाइन पर चलते हुए किसी ने बयानों से सुर्खियां बटोरी तो किसी ने पलटवारों से। हालांकि जनता के दिल तक उतरने का काम किसने किया है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात अगली खबर की कर लेते हैं। इंदौर पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर पर तीखा हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, गीदड़ भभकी से भारत ना कभी डरा है और ना ही डरने वाला है। साथ ही विजयवर्गीय ने पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस नेताओं को भी औकात में रहने की नसीहत दे दी। लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। आप भी अपनी औकात में रहें, पाकिस्तान भी अपनी औकात में रहे। देश में लोकसभा चुनाव के बीच बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आई, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं। अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस अपनी असलियत बता देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर जी, ये 2014 का भारत नहीं है, ये भारत 2024 का है। और याद रखना, इस प्रकार की गीदड़ धमकी से न कभी भारत डरा है न डरने वाला है। और इसलिए आप भी अपनी औकात में रहें और पाकिस्तान भी अपनी औकात में रहेगा। अय्यर के जिस धमकी की बात कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं, आप जरा वो भी सुन लीजिए। किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब चुनाव के बीच पाकिस्तान का मुद्दा उठा हो। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया था और साथ में लिखा था राहुल ऑन फायर, जिसके बाद फवाद का ये ट्वीट भारत में चुनावी मुद्दा बन गया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी राहुल को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। एक ओर जहां पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को चुनौती देते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के परमाणु बम से अपने ही देश के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
इंदौर के बाद अब बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में महामंडलेश्वर मंदाकिनी रामदेव बाबा की तर्ज पर एक बड़ी कंपनी शुरू करना चाहती थी। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज को जैसे ही इस बात की खबर लगी, उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए मंदाकिनी पुरी को सभी पदों से निष्कासित कर दिया। और अब इस मामले में एक और नया अपडेट आया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। उज्जैन में महामंडलेश्वर पद से निष्कासित हुई मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को उन पर जयपुर के महामंडलेश्वर ने 8,90,000 की धोखाधड़ी का आरोप लगाया और धीरे धीरे इस बात की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई और जयपुर के एक बिजनेसमैन ने महामंडलेश्वर मंदाकिनी पर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। दरअसल मंदाकिनी बाबा रामदेव के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ी कंपनी खोलना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने जयपुर की कंपनी से हर्बल जूस मंगवाकर उस पर अपना फोटो लगाकर उसे बेचने का बिजनेस करने का सोचा। महामंडलेश्वर मंदाकिनी का पूरा प्लान एक बार विस्तार से समझिए। महामंडलेश्वर मंदाकिनी का मास्टर प्लान। बाबा रामदेव की तर्ज पर वो एक कंपनी खोलना चाहती थी। संत बनाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करती थी। मंदाकिनी पर 16 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी का आरोप है। उज्जैन के निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर रही मंदाकिनी पर एक हफ्ते में 2 धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर निरंजनी अखाड़ा पहुंच रहे हैं। सोमवार को महंत सुरेश्वरानंद पुरी महाराज की शिकायत के बाद 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद जयपुर के महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर ने उज्जैन पहुंचकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के सामने 8,90,000 ठगने की शिकायत दर्ज कराई थी और अब एक के बाद एक इस मामले में भी नए मोड़ आ रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने तो मंदाकिनी पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड के आरोप तक लगा चुके हैं। हर कोई बाबा रामदेव बनना चाहता है। आप बताइए कि भाई आप क्या करने जा रही है? आप संत है, साधु है, महामंडलेश्वर है, क्या है आप? आपने जयपुर में जाकर के कंपनी से आपने वहाँ अपना जो प्रोडक्ट्स है वो आपने लिए, उसके बाद उसको आपने पैसे भी नहीं दिए, वो भी हमारे पास ही आया, वो हमसे पैसे मांग रहा है। तो ऐसे ऐसे कहीं फ्रॉड है जो पूरे हिंदुस्तान में हुई है। महामंडलेश्वर रही मंदाकिनी के राज खुलने के बाद अब कई लोग रोज ऐसी ही ठगी की शिकायत करने निरंजनी अखाड़ा पहुंच रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाराज रविंद्र पुरी ने तो मंदाकिनी को पूरी तरह से फ्रॉड करार दे दिया है। अब देखना होगा कि महामंडलेश्वर रही मंदाकिनी के इस केस में और कितनी परतें खुलनी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उज्जैन के बाद अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मतदान खत्म होने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। 4 जून के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी और आचार संहिता भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में कैबिनेट में नए मंत्रियों की जगह को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंत्री पद की रेस में कौन कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले से ही राज्य में एक मंत्री पद खाली है। अगर बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने तो एक और पद खाली हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मंत्रियों के 2 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी कई मंत्रियों के बदलाव की चर्चा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव का परिणाम छत्तीसगढ़ में अगली कैबिनेट का मंत्री पद तय करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इन नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद। सामान्य वर्ग से अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर। SC/ST वर्ग से रेणुका सिंह और लता हुसैन का नाम आगे। वहीं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर कैबिनेट मंत्री OP चौधरी का कहना है कि बीजेपी में पद नहीं दायित्व होता है, कोई पोस्ट की भागदौड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन 24 घंटे संगठन के लिए, देश की राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए, राजनीति को, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सतत परिश्रम करती रहती है। 11 सीटों में भी चुनाव हुए हैं।
अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी यथासंभव हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता सहभागिता निभा रहे हैं। आने वाले समय में चीज़ों की समीक्षा भी होती रहेगी और लगातार सुधारों के लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। अब बात आईपीएल की कर लेते हैं। 2 बार की आईपीएल विजेता और दुनिया के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक शाहरुख खान की टीम ने एक बार फिर से आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है। बीती रात कोलकाता ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया था और इस जीत के साथ ही केकेआर ने आईपीएल के प्लेऑफ में शानदार तरीके से एंट्री मार ली। लेकिन इससे पहले केकेआर ने कब आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाई है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। जैसे जैसे आईपीएल के प्लेऑफ की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही आईपीएल में रोमांच और एक्साइटमेंट का तड़का भी बढ़ता जा रहा है। जहां आईपीएल 17 में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो वहीं शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। कोलकाता ने अभी तक कुल 12 मैच खेले हैं, जिसमें से 9 मैच में केकेआर ने सामने वाली टीम को जबरदस्त पटकनी दी है और 2 साल बाद आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है। केकेआर के ठीक पीछे राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पर अपना कब्जा जमाए बैठी है। राजस्थान के बाद हाई वोल्टेज हैदराबाद और चौथे नंबर पर धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स है। वहीं पंजाब किंग्स का हाल हर साल की तरह बेहाल है और पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे नजर आ रही है। अगर आप पॉइंट्स टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर केकेआर दिखाई देगी। 12 मैच खेले हैं, 9 मैच जीता है केकेआर ने और 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा। 18 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर है राजस्थान रॉयल्स ने कुल 11 मैच खेले हैं, 8 मैचों में जीती है, 3 मैचों में शिकस्त मिली, तो वहीं 16 पॉइंट्स के साथ ये दूसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर बरकरार है। सनराइजर्स हैदराबाद 12 मैच खेले, 7 मैच में जीत, 5 में हार, 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर पॉइंट्स टेबल में, तो वहीं सबसे नीचे पंजाब किंग्स आपको दिखाई देंगे। 12 मैच पंजाब ने खेला, 4 मैच में जीत मिली, 8 मैच में पंजाब को हार का सामना करना पड़ चुका है और केवल 8 पॉइंट्स के साथ पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। लेकिन पिछले 2 सालों में साधारण प्रदर्शन के बाद टीम ने इस बार एक बार फिर से गौतम गंभीर पर भरोसा जताया था। गौतम गंभीर वही कप्तान है जिसने कोलकाता को एक नहीं बल्कि 2-2 बार आईपीएल की जीत का स्वाद चखाया है और केकेआर की टीम मैनेजमेंट के इस भरोसे पर गौतम गंभीर और उनकी टीम खरी भी उतरी है। इससे पहले केकेआर की टीम ने कब आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बनाई है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शाहरुख खान के शहजादे बने सेमीफाइनलिस्ट केकेआर 8 बार कर चुकी है प्लेऑफ में क्वालिफाई। साल 2011, 2012, 14, 16, 17, 18, 21 और 24 में केकेआर ने सेमीफाइनल में बनाई है अपनी जगह। साल 2012 और 2014 में आईपीएल विजेता भी बनी है टीम केकेआर। साल 2021 में उपविजेता रहे हैं शाहरुख खान के शहजादे। यानी पिछले 2 सालों से केकेआर का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था, जिसके बाद टीम ने एक बार फिर से गौतम गंभीर की तरफ देखा था और गंभीर ने अपनी चाणक्य बुद्धि से टीम को आईपीएल के प्लेऑफ तक तो पहुंचा दिया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि कोलकाता की टीम चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद जैसी टीमों को पछाड़कर आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लेकिन बात कोलकाता नाइट राइडर्स की करेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों में साधारण प्रदर्शन के बाद टीम ने इस बार एक बार फिर से गौतम गंभीर पर भरोसा जताया था। गौतम गंभीर वही कप्तान है जिसने कोलकाता को एक नहीं बल्कि 2-2 बार आईपीएल की जीत का स्वाद चखाया है और केकेआर की टीम मैनेजमेंट ने। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।